ऑल राइट, सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी। आज है 15 तारीख और पिछले 2 दिनों में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं आपके परीक्षाओं के संदर्भ में, जिसको सवाल बना के आपसे पूछा जा सकता है। आप जो भी परीक्षा आने वाले 2-3 महीनों में देने वाले हो, उन सारे ही परीक्षाओं के लिए आज जो हम करेंगे, पिछले 2 दिनों में घटित हुए जाने वाले करंट इवेंट्स को एमसीक्यू के माध्यम से हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और यही सवाल जो है ना साथियों, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि हम ने इन सवालों को हाई प्रोबेबिलिटी, मीडियम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर मैक्सिमम लेवल पे हम सवाल कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई भी अगर सवाल आपके परीक्षाओं में पूछ लिया जाए तो आपके पास उसका रेडीमेड आंसर रहे। ठीक है, तो वो चीज के लिए अब यहां पर अब शुरुआत करें तो आज का जो सबसे पहला सवाल है हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। ठीक है, रिसेंटली अभी कल की ही ये कहानी है कि कल क्या हुआ था। सबसे पहले तो हु अमंग दी फॉलोइंग, ठीक है, यहां पर सवाल आपसे क्या पूछा गया है, सवाल को जरा ढंग से पढ़ेंगे हम। यहां पर क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इफेक्टिव फ्रॉम द आफ्टरनून ऑफ जून 30, 2026। ठीक है, मतलब जून 30 को कौन नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आने वाले हैं। आज तो जून 15 चल रहा है, लेकिन 30 तारीख से कौन रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या वो लेफ्टिनेंट जनरल दिगराज सेठ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह है, या जनरल मनोज पांडे है। ठीक है, आपने ये सारे ही चारों के चारों नाम सुने हैं, जाने हैं। तो अभी रिसेंट लेवल पे किसको नियुक्त किया गया है बाय दी कैबिनेट कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स, वो थे लेफ्टिनेंट जनरल दिगराज सेठ को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, जो अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे। आपको ये चीज याद रहना चाहिए। ठीक है, करंटली दिगराज सेठ साहब क्या कर रहे हैं, वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी हैं। ठीक है, और वो अभी जनरल उपेंद्र द्विवेदी को वो ओवरटेक करके बनेंगे। यहां पर ये भी आपसे सवाल बना के पूछा जा सकता है कि वो किसको ओवरटेक कर रहे हैं, तो ये भी चीज याद रखना है आपने। ठीक है, अब जनरल दिगराज सेठ ने क्या क्या किया है, इन्होंने सुदर्शन चक्रा कॉर्प्स, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा भाई सुदर्शन चक्रा कॉर्प्स क्या होते हैं, तो ये आर्मी का एक वो डिवीजन है, ठीक है, जिनको इन्होंने लीड किया था। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना है आपको। यहां पर मैंने क्या किया है, आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप बाद में इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर अगर हम जाएं तो ये दूसरा एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अभी तो हमें पता है कि जनरल जो दिगराज सेठ है वो यहाँ पर अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समझना, टोटल जो है अपने पास तीन डिफेंस फोर्सेस है। एक तो एयर मार्शल होते हैं, दैट इज एयरफोर्स के चीफ, देन नेवल के जो जो नेवी के चीफ होते हैं, एंड देन आर्मी के जो चीफ होते हैं उनको हम कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब जो दिगराज सेठ साहब हैं वो इनकमिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ही वाज कमीशन्ड इनटू व्हिच आर्म ऑफ द इंडियन आर्मी इन दिसंबर 1986। देखिए, ये जनरली एग्जामिनेशन इस तरीके के सवाल नहीं पूछती है, लेकिन दिगराज सेठ साहब क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इसके लिए आपसे ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो वॉज ही इन द इन्फेंट्री के तहत वो ज्वाइन हुए थे, आर्मर्ड कॉर्प्स के तहत ज्वाइन किए गए थे, आर्टिलरी डिवीजन के अंदर ज्वाइन किए गए थे, या इंजीनियर्स के डिवीजन के अंदर ज्वाइन किए गए थे। तो अगर मैं बताऊं तो उन्होंने अपनी नियुक्ति जो है वो करी थी आर्मर्ड कॉर्प्स के अंदर। ठीक है, उन्होंने इन्फेंट्री मतलब पद दल, जो पैरों के सैनिक होते हैं ना, पद सैनिक, उनके तहत उन्होंने नहीं करा था, या गोला बारूद के सेगमेंट में नहीं करा था, या इंजीनियर्स जो आर्मी के जो कंस्ट्रक्शंस के अंदर काम करते हैं उसके तहत भी नहीं किया था, बट आर्मर्ड कॉर्प्स के तहत इन्होंने अपना जो इंडक्शन है ना वो किया था। अब ये याद रखना, एग्जाम जो है आपसे ये भी चीज पूछ सकती है कि इंडिया का जो डिफेंस ट्रेनिंग होता है ना, वो कहां कहां पर उसके मेजर सेंटर्स है। तो एक नाम आपका उस टाइम पे उभर के आएगा, दैट इज खड़कवासला। तो खड़कवासला जो होता है वो आपका कहां पर आ जाएगा, पुणे के अंदर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल, यहां पर कुछ चीजें साथियों, कुछ चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे, क्योंकि प्रधानमंत्री एंड प्रेसिडेंट साहब ने उन चीजों के ऊपर बातें करी है, इसके लिए हम यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे भी बना रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। ठीक है, रिसेंट लेवल पे सबसे पहली दफा एनडीए में परीक्षित महिला कैडेट्स के पहले बैच 148वां कोर्स में से कितने अधिकारी इंडियन
आईएमए देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के 178वें रेगुलर कोर्स के माध्यम से थल सेना में कमीशन हुए हैं। मतलब ये पहला बैच है महिलाओं का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाएगा ये। तो कितने महिलाओं को नियुक्त किया गया? 17 महिलाएं, 5 महिलाएं, 9 महिलाएं या 3 महिलाएं? तो टोटल जो है 9 महिलाओं के इस पहले बैच को कमीशन किया गया है। रिसेंटली प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गई थी इंडियन मिलिट्री एकेडमी। याद रखना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? देहरादून के अंदर है, ठीक है। और वहां के पासिंग आउट परेड में उन्होंने सबसे पहली बार ये वुमेन कैडेट्स को जो ट्रेन किए गए थे उनको यहाँ पे फील्ड में आया गया। अगला जो रहेगा, अब यहाँ पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि भाई ये कौन सा जो कोर्स के तहत इनको लाया गया था, ठीक है। द कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड ऑफ विच कोर्स एट द एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल, ये याद रखना, ठीक है। एयरफोर्स एकेडमी कहां पर है? डुंडीगल में है। सो 5 वुमेन ऑफिसर्स फ्रॉम द फर्स्ट एनडीए बैच कमीशन रिव्यूड बाय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि अभी जस्ट में हमने क्या देखा कि जो महिलाओं का ये जो बैच है ना, वो कमीशन किया गया था। कहां पर कमीशन किया गया है? नेवी में, एयरफोर्स में एंड आर्मी में, तीनों में ही कमीशन किया गया है। तो एयरफोर्स के अंदर ये जो 5 महिला ऑफिसर्स थी वो कौन से कोर्स के तहत उनको लाया गया, ठीक है। तो 215वां कोर्स के तहत, 216वां कोर्स, 218वां या 217वां, ठीक है। तो उत्तर यहां पर आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि ये मैं यहां पर मैंने क्या बोला, 178वां कोर्स के तहत वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर 217वां कोर्स जो है इस एयरफोर्स के तहत उनको लाया गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब ये भी यहाँ पे याद रखना है कि एयरफोर्स एकेडमी जो है वो कहां पर है? डुंडीगल, हैदराबाद के अंदर होता है, ठीक है। जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, ये डुंडीगल में है। तो ये भी चीज आपने क्या करना है? याद रखना है। अगला, अब यहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, क्योंकि ये चीज अभी इसको भी लाया गया है। मतलब यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे मिलिट्री के चीजें आज के टाइम में आपसे सवाल बना के पूछ लिए जाते हैं। इसके लिए मैंने जो है 7-8 सवाल थोड़े मिलिट्री संदर्भ में ही लिए, जो पिछले 2 दिनों में बहुत ज्यादा न्यूज में थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। कौन से ऐसे नेवल एकेडमी में 3 वुमेन ऑफिसर्स थे जो फर्स्ट एनडीए ट्रेंड बैच कमीशन हुआ था ड्यूरिंग द स्प्रिंग टर्म ऑफ द पासिंग आउट परेड? क्या वो इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला, नेवल वॉर कॉलेज गोवा, आईएनएस शिवाजी लोनावला या आईएनएस वलसूरा जामनगर, ठीक है। इनको कहां पर भेजा गया? तो इसका उत्तर आ जाएगा कि इन महिलाओं को, ठीक है, भेजा गया है इंडियन नेवल एकेडमी। अब यहाँ पे आप खुद ही सोचिए ना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एट विच नेवल एकेडमी, एट विच नेवल एकेडमी, ठीक है। अगर आपको ये चीज पता भी नहीं है तो भी आप थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगा के है ना इसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज है, मैंने वही चीज अभी जस्ट आपको बताया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई वाइस एडमिरल, ठीक है, वाइस एडमिरल समीर सक्सेना, मतलब बस नाम पूछ लिया जाएगा। और जैसे मैं आपको लोकेशन के ऊपर हमेशा कहता हूं कि लोकेशन पे हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। जो इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला कहां पर लोकेटेड है? केरला के अंदर लोकेटेड है वो, तो ये चीज याद रखना। और ये क्या है? एशिया का लार्जेस्ट नेवल एकेडमी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि मिलिट्री न्यूज में है, नेवी न्यूज में है, तो यहाँ पे आपसे ये सवाल बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड अपडेट जो रिसेंटली यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। तो ये बहुत चर्चे में भी था, सरकार द्वारा इसको बहुत चर्चे में भी लाया गया था, तो ये चीज ध्यान रखना। डीआरडीओ के 10 और 11वें जून 2026 के हालिया फ्लाइट टेस्ट ने मल्टी लैंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बीएमडी क्षमता के साथ साथ किस मिसाइल का पहला परीक्षण का प्रदर्शन किया गया? क्या वो ब्रह्मोस है, क्या वो प्रलय है, क्या वो अग्नि है, या क्या वो नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली अभी बहुत सारे पीसीएस एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछा गया है, ठीक है। ये न्यू मीडियम रेंज का ये न्यूअर वर्जन है, ठीक है, नया वर्जन है ऑफ एंटी शिप मिसाइल,
ठीक है, तो इसका जो उत्तर रहेगा इट इज NASMMR। ठीक है, 4 महीने से ये चीज न्यूज में है, तो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आपके लिए। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ये चीज देखोगे तो इसको एग्जामिनेशन के अंदर आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि भाई जो NASMMR है उसका काम क्या होता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये एक एंटी शिप मिसाइल है। आपसे दूसरा बोल दिया जाएगा कि ये लॉन्ग रेंज है, मीडियम रेंज है, वो क्या है, तो इट इज अ मीडियम रेंज। एंड थर्डली इसको बनाया किसने, इसको बनाया है DRDO ने। एंड इसके अलावा इसके अंदर कौन सा टेक्नोलॉजी है, क्या ये क्रूज मिसाइल होता है या क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल होता है। अब दोनों के अंदर फर्क है, समझना। क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल के अंदर जो होता है ना वो आप उसको गाइड कर सकते हो, क्रूज मिसाइल जनरली गाइडेड होता है। ठीक है, वेरएज बैलिस्टिक मिसाइल जो है आपने एक बार उसको छोड़ दिया तो वो जो है ना वो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको पार करके फिर वापस से वो री एंट्री लेता है एंड उसको आप गाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज या फ्यूचर में टेक्नोलॉजी शायद उसको भी गाइड कर लेंगी, लेकिन अभी के लिए तो ऐसा होता है। तो भारत के जो बड़े बड़े मिसाइल्स होते हैं ना, जैसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होता है अग्नि, जो 5,000 किलोमीटर दूर तक भी वार कर सकता है, तो ये जो है क्रूज मिसाइल के तहत नहीं, ये लोग बैलिस्टिक मिसाइल के तहत चलते हैं। ठीक है, ये रॉकेट टेक्नोलॉजी इसके अंदर होता है। तो ये जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के छोड़ के वापस से आते हैं, तो ये अंतर है दोनों के बीच में, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में। तो ये याद रखना, ये वाला जो NASAMMR है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो ये एक चीज आपने याद रखना है। अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुआ है योगा को लेके, कि भाई योगा के संबंधित में भारत ने एक नया विश्व रिकॉर्ड यहां पर क्रिएट किया हुआ है। तो सवाल क्या है कि द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, अब आपको याद है कि योगा के बारे में हमने जब भी अतीत में बात करी है तो ये मंत्रालय बहुत ज्यादा न्यूज में आता है। तो आगे चल के अगर परीक्षाओं में योगा और मंत्रालय की बात होगी तो याद रखना ये मंत्रालय थोड़ा ज्यादा चांसेस होंगे उसके सही होने के। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट व्यूअर्स ऑफ यूट्यूब लाइव योगा स्ट्रीम विथ हाउ मेनी वेरीफाइड व्यूअर्स, कितने व्यूअर्स थे जिसने इस पर्टिकुलर यूट्यूब लाइव के टाइम पीरियड पे जुड़े रहे। वो क्या वो 2 लाख फैक्चुअल है, लेकिन आपको बस ये नंबर पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में अगर पूछ लिया जाए तो आपके पास वो उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो 2,46,000, 3,50,000, 4,35,000 या 5 लाख, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इतने 4,35,000 जो व्यूअर्स थे वो वेरीफाइड व्यूअर्स थे जिन्होंने इस YouTube लाइव के टाइम पीरियड पे शामिल हुए। और पिछला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो कितने व्यूअर्स का था, 2,86,000, जो कि 2024 में था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है, मतलब कुछ फैक्ट जो हमने पहले भी करे हुए हैं, इस चीज को याद रखना। द इवेंट featured the common yoga protocol and was organized in collaboration with Morarji Desai National Institute of Yoga ahead of International Day of Yoga, reinforcing Yoga 365 movement। ठीक है, सो योगा 365 मूवमेंट किसका है, भारत का है, ये चीज याद रखना है आपने। अगला, योगा से ही संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना, योगा से ही संबंधित एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो आगे होने वाली है। ठीक है, अब जैसे आपको ये चीज पता है कि भारत द्वारा जो योग जो है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे योग दिवस के तहत मनाया जाता है। ठीक है, भारत का ही ये इनिशिएटिव था। तो वो दिन कौन सा होता है, आपसे ये भी सवाल पूछ लिया जाएगा, तो वो दिन कौन सा होगा, जून 21 को जनरली अंतरराष्ट्रीय दिवस होता है योगा का, तो वो याद रखना है आपने। तो इस साल का थीम क्या है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 का, जिसको कोलकाता के अंदर मनाया जाएगा। ठीक है, क्या वो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी है, योगा फॉर वासुदैव कुटुंबकम है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग है। तो यहां पर आप सीधा सीधा आप देख लीजिए कि वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, ये शायद हो सकता है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी मतलब योगा डायरेक्टली असर किस पे करता है, हेल्थ पे, शरीर पे करता है। ठीक है, योगा एक सॉफ्ट पावर भी है जो अलग अलग लोगों को कनेक्ट करता है। जैसे आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे योगा जब सेलिब्रेट किया जा रहा है तो पूरे विश्व के अंदर, ठीक है,
इंडिया का वखान हो रहा है, इंडिया का प्रोत्साहन हो रहा है, भारत के बारे में लोग जान रहे हैं। और लोग जो हैं अमेरिका में भी अगर कोई योगा कर रहा है तो वो भारत से कनेक्टेड फील करेगा, तो वो कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर ह्यूमैनिटी वाला एंगल होता है बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है। योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम मतलब क्या? वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। ठीक है, तो ये G20 का थीम था, तो ये योगा का थीम नहीं है। तो इन दोनों को आप एलिमिनेट कर लो, अंत में बचेगा ये, क्योंकि योगा डायरेक्टली हेल्थ से एसोसिएट करता है। तो 50% पे आपने एलिमिनेट किया, लेकिन यहां पर फिर आपका थोड़ा नॉलेज काम आएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ना, इट इज गोइंग टू बी डी, योगा फॉर हेल्दी लिविंग, सॉरी हेल्दी एजिंग। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पे जैसे ही एक उम्र क्रॉस हो जाती है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे थोड़ा एजिंग के ऊपर दिक्कत आता है। तो अगर कोई योग कर रहा है तो उसका बुढ़ापा भी अच्छे में कट सकता है। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसने क्या शुरू किया, एक डेली प्रैक्टिस के थ्रू योगा 365 मूवमेंट की शुरुआत करी। मतलब हर रोज आप कुछ कुछ लेवल पे योग करें और आप देखें आपके अंदर परिवर्तन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और इनका स्लोगन क्या है? हर घर योगा, हर दिन योगा। ये याद रखना, एग्जाम आपसे पूछ लेगा इसकी शुरुआत किसने करी? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने करी। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या शुरुआत करा? योगा 365। अब ये मूवमेंट का थीम क्या है? हर घर योगा, हर दिन योगा, ये भी इसका थीम होता है। ठीक है, अगला बहुत महत्वपूर्ण घटना अभी जो घटित हुआ है, रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी कहां पर गए हैं? वो फ्रांस का दौरे पे गए हुए हैं। और इस फ्रांस के दौरे पे, ठीक है, फ्रांस के दौरे पे इन्होंने कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए हैं, इन्होंने और इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति होते हैं, इन दोनों ने साथ में मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं। उसी के ऊपर सवाल यहाँ पे बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जॉइंटली इन्होंने एक इनिशिएटिव की शुरुआत करी, दैट इज भारत इनोवेट्स एट विच वेन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा भाई कहां पे इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि भारत इनोवेट्स, भाई इनोवेशन के संबंधित में है ना ये। ठीक है, और उस इनोवेशन में इंडिया और फ्रांस दोनों साथ में मिलकर इनोवेशन करेंगे। इनोवेशन अलग अलग थीम्स में, अलग अलग टेक्नोलॉजीज में, अलग अलग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। समझ रहे हो? परीक्षा आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि भाई भारत इनोवेट्स के संदर्भ में कौन से चीजों पे काम किया जाएगा। भारत इनोवेट्स किसने शुरू किया? इंडिया और फ्रांस ने। भारत इनोवेट्स में कौन से दो बड़े राजनेता थे? नरेंद्र मोदी साहब एंड इमैनुअल मैक्रोन साहब। देन जो भारत इनोवेट्स को कौन से जगह पे शुरू किया गया? तो क्या वो पलाय डे एक्सपोशिश नाइस में है, आईफिल टावर में है, केन्स कन्वेंशन सेंटर में, या एलएसएस पैलेस में? तो उसको पैलेस दे एक्सपोजिशंस नाइस के अंदर शुरुआत किया गया था। तो जगह आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेडन एडिशन भारत इनोवेट्स को जॉइंटली इनॉग्रेट किया गया बाय पीएम मोदी एंड मैक्रोन। कहां पर किया गया? इस पर्टिकुलर जगह पे किया गया। ये कहां पर है? फ्रांस में। याद रखना, यहां पर ऐसे करके ये लोग पूछ लेंगे, नाइस कहां पर है? फ्रांस में। ऐसे ही ये लोग अलग अलग जगहों के बारे में पूछ सकते हैं, दैट इज मंचूरिया कहां पे है? आपने मंचूरियन खाया रहेगा तो क्या बोलते हैं अपने उसको? चाइनीज बोलते हैं ना। तो उसी हिसाब से, मैं रेसिस्ट नहीं हूं लेकिन इस हिसाब से आपको याद दिलाना है बस। ठीक है, तो मंचूरिया कहां पे? चाइना में है। देन पो वैली, ठीक है, पो वैली ये कहां पर है? देन न्यू इंग्लैंड। अभी आप सोचेंगे कि न्यू इंग्लैंड मैं बोल रहा हूं, तो न्यू इंग्लैंड कहां होगा? न्यू इंग्लैंड जनरली लोग सोचेंगे कि भाई इंग्लैंड में ही होगा, है ना। लेकिन न्यू इंग्लैंड इंग्लैंड में नहीं आता, न्यू इंग्लैंड आता है कहां पर? यूएसए में। अभी रिसेंट लेवल पे आपने याद किया रहेगा, अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे हैं, मैंने आपको क्या बोला है कि भाई डिट्रॉइट करके एक जगह है जिसको विश्व का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स का वो जगह है। ठीक है, डिट्रॉइट कहां पर है? डिट्रॉइट इज इन यूएसए। ठीक है, ऐसे ही एग्जामिनेशन क्या कर सकता है ना, ये जो फेमस फेमस लोकेशंस है उसके ऊपर आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है कि भाई कौन से देश में है ना। अब यहां पर नाइस कहां पर आएगा? नाइस जो आएगा वो फ्रांस में आएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है ये याद रखना है। अब ये जो है ना भारत इनोवेट्स, मैंने अभी जस्ट आपको बताया क्या काम का है ये। इनोवेशन के संदर्भ में यहाँ पे सवाल जो है ना बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला अगला वंस अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, भारत इनोवेट्स के संदर्भ में ही है। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे, क्योंकि मैं हर एक चीज एक ही सवाल में तो डाल नहीं सकता हूँ, इसके लिए एग्जाम भी हर एक चीज एक ही सवाल में तो आपसे पूछ नहीं लेगा, अलग अलग डायमेंशन ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो वही डायमेंशन को समझते हुए मैंने भी यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन में ये इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन सवाल पूछ सकता है आपसे उसी कंटेक्स्ट में पूछा है। तो यहाँ पर आते हैं अगले सवाल पे कि भाई भारत इनोवेट्स 2026, इसने 120 स्टार्टअप को 13 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पिलर्स के तहत शुरुआत किया। तो ये कौन से यूनियन मिनिस्ट्री के तहत इसको शुरुआत किया गया? क्या वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, क्या वो एजुकेशन है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है? अब देखो, भारत इनोवेट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन से मिनिस्ट्री के तहत इसके अंदर जो स्टार्टअप्स है वो आए करेंगे? एक्सटर्नल अफेयर्स में तो नहीं रहेगा, सीधी बात है। एक्सटर्नल अफेयर्स में क्या होता है? दो देशों के बीच के संबंध, ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्टार्टअप के अंदर वो इतना नहीं आता है, जब तक वो बड़े उद्योग नहीं बन जाते वो इंडस्ट्री के अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा कि आपको लगेगा कि साइंस एंड टेक हो सकता है और मेजॉरिटी लोग साइंस एंड टेक पे जाएंगे, लेकिन यहीं पर अब अपने को एलिमिनेशन आएगा कि भाई वो साइंस एंड टेक नहीं है, वो आपका हो जाएगा क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी पिलर्स है ना, यहाँ पर हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये चीज यहाँ पे आपको सीखना है कि भाई ये टेक्नोलॉजीज के ऊपर अपने को काम करना है, और उन दोनों इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के बीच में उसको एजुकेट करने की बात कर रहे हैं कि इन स्टार्टअप्स के ऊपर लोग जो है ना वो एजुकेटेड होने चाहिए, ठीक है। दैट इज वन अनदर कंटेक्स्ट ऑफ इट। अगला की जब अपने बात करें तो ये वापस से एक दूसरा कंटेक्स्ट है इंडिया और फ्रांस के बीच में, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, जो यहाँ पे बन सकता है कि लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है, जो लेटर ऑफ इंटेंट है फॉर इंडिया फ्रांस एटीएल ब्रिज was exchanged in Nice between Deepak Bagla, mission director, Atal Innovation Mission, नीति आयोग, and which representative of La Foundation Dassault System। अब देखो याद रहेगा आपको Dassault क्या है? Dassault जो है वो एविएशन इंडस्ट्री का है, ठीक है। Dassault रफेल, ठीक है, रफेल अगर आपने नाम सुना रहेगा तो दैट इज अ फाइटर एयरक्राफ्ट, है ना। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में रफेल को लेके भी बहुत सारे डील्स हैं। तो डसॉल्ट के साथ भारत के दीपक बगला जो कि अटल इनोवेशन मिशन के व्यक्ति हैं, उन्होंने कौन से डसॉल्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ये साइन किया? क्या वो सोफी विलियम्स है, कैथरीन कोलोमना है, मैरी पियर ओलास है, या इमैनुअल मैक्रोन? इमैनुअल मैक्रोन तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है, ये डसॉल्ट के थोड़ी होंगे। तो यहाँ पर अंत में उत्तर आपका क्या आ जाएगा? मैरी पेयर औलास, ठीक है, मैरी पेयर औलास। तो यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये अटल टिंकरिंग लैब्स नीति आयोग, ठीक है। क्यों मैंने ये चीज क्यों मेंशन किया है? एग्जाम में सवाल बनाने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो वो आपके अंदर अब दिखना चाहिए, होना चाहिए। दैट इज द रीजन आई हैव एडेड दिस, ठीक है। तो ये आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। साथ साथ में आपने क्या करना है साथियों? साथ साथ में आपने कमेंट भी करना है, ठीक है, कमेंट भी करना है कि जो आप लोगों को लग रहा है उत्तर होगा उसको आप कमेंट भी करें, और अगर कुछ भी डाउट है उसको भी आप कमेंट करें, ठीक है। अगले सेशन में हम कवर अप उसको करेंगे, ठीक है। आप जब कमेंट करेंगे मैं तभी कवर अप करवा पाऊंगा। अब अगला जो सवाल, क्योंकि वहां पे अटल इनोवेशन मिशन अब न्यूज में है, समझना एक चीज को, ऐसा नहीं है कि एग्जाम कुछ भी आपको मुंह उठा के पूछ लेगा, नहीं, वैसा नहीं होता है। इंडिया और फ्रांस के बीच में अटल इनोवेशन मिशन न्यूज में है ना, अटल इनोवेशन मिशन न्यूज में है, नीति आयोग न्यूज में है, तो ये सब चीजें जब न्यूज में है तो परीक्षा अटल इनोवेशन मिशन के ऊपर भी सवाल पूछ सकती है, नीति आयोग के ऊपर भी सवाल पूछ सकती है, मतलब नीति आयोग का जो स्ट्रक्चर है ना उसके ऊपर भी सवाल बना सकती है कि भाई उसका गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसी कंटेक्स्ट में यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या? यहाँ पर आपका AIM अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, इसी के तहत आएगा। अटल इनोवेशन मिशन के तहत ये 10,000 से भी ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स। अब ये अटल टिंकरिंग लैब्स क्या होते हैं? ये वो लैब्स है जो बच्चों को इनोवेटिव माइंडसेट में लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हर एक स्कूल में इसको बनाया जाने की यहाँ पे परिकल्पना करी गई है।
अटल टिंकरिंग मिशन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड वाज लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी इन विच ईयर? कौन से वर्ष में इसकी शुरुआत करी गई थी? 2014, 2015, 2018 और 2016। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा क्या? 2016। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इसकी शुरुआत करी गई थी। दैट इज, आप इस चीज को पढ़ भी सकते हो। आपसे ये भी चीज पूछ लिया जाएगा कि कितने बच्चे अटल टिंकरिंग लैब्स के तहत यहाँ पर एसोसिएट हुए हैं, जो रोबोटिक्स, एआई, 3D डिजाइन, प्रिंटिंग, इन सब चीजों से अवगत हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपसे जो है, ये चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। ठीक है, ओके। अब आगे बात करें तो अगला जो सवाल रहेगा, यहां पर आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये अगला भी। अकॉर्डिंग टू जितेंद्र शाह, ठीक है, जितेंद्र शाह जो हैं वो भारत के एक मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि भाई भारत का जो स्पेस इकोनॉमी है वो इज पॉइज्ड टू ग्रो फ्रॉम करंट 8, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं। डॉक्टर जितेंद्र शाह के अनुसार भारत के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान 8 से 9 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर अगले दशक में लगभग कितने की हो जाएगी? मतलब अगले डेकेड में 8 से 9 बिलियन डॉलर से बढ़कर हम कहां तक पहुंच जाएंगे? 40 से 45, 20 से 25, 60 से 65 या 100? मैंने हमेशा आपको क्या बोला है, जब भी डेटा लाइक क्वेश्चंस आए उस टाइम पे आपको ये समझ लेना है भाई, जो एक्सट्रीम रहेगा ना वो एक्सट्रीम तो अपने को करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो 8 से 9 है, ठीक है, वहां से क्या सीधा सीधा 10 सालों में 60-65 पहुंच जाएंगे, 50 बिलियन डॉलर्स का लीप कर लेंगे क्या? भाई नहीं, बिल्कुल नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है। बच जाते हैं ये दो। अब 10 बिलियन में अब आने वाले 10 सालों में क्या आपको लगता है कि बाई 2035 हम सिर्फ 10 बिलियन तक का ही बढ़ोतरी रख पाएंगे, या हम 20 या 30 बिलियन तक बढ़ोतरी कर? भाई 10 सालों में 20-30 बिलियन इज डुएबल, बट 10 सालों में 50 बिलियन एंड 90 बिलियन इज नॉट डुएबल। समझ रहे हो? तो 30-35 बिलियन इज डुएबल। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाता है? उत्तर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो यार 10 बिलियन डॉलर तो वैसे भी बढ़ जाएंगे, 2 सालों में बढ़ जाएंगे हम, तो क्या दिक्कत है उसमें? तो दिस इज वन अनदर एस्पेक्ट, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज है कि जो राइज कॉन्क्लेव है ना 2026 में, इसी राइज कॉन्क्लेव में जितेंद्र शाह ने, जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर ने, इन्होंने ये चीज के बारे में बात करी थी। राइज कॉन्क्लेव एक मीडिया का गैदरिंग था, ठीक है, जिसके तहत ये चीज कहा गया। अब यहां पर वही देखिए, वापस से बात क्या हो रही है? राइज कॉन्क्लेव की। आपसे एग्जामिनेशन वही चीज पूछेगा कि भाई राइज कॉन्क्लेव जो है वो है क्या, समझ रहे हो? तो जितेंद्र शाह के अनुसार इन्होंने रिमार्क किया था राइज कॉन्क्लेव 2026 में कि भाई इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो लगभग 2.3 लाख वेंचर्स, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगर आपने देखा रहेगा तो सरकार द्वारा रिसेंटली स्टार्टअप को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, अलग अलग स्कीम्स वगैरह लाए गए हैं टू प्रमोट द स्टार्टअप्स। तो ये स्टार्टअप्स को बढ़ाया गया, तो वो कौन से कंटेक्स्ट में अगर बढ़ाया जा रहा है, तो हम आज के टाइम में वर्ल्ड में कौन से लेवल पे खड़े स्टार्टअप के, तो ये चीज है। तो क्या हम लार्जेस्ट हैं, क्या हम थर्ड लार्जेस्ट हैं, क्या हम सेकंड लार्जेस्ट हैं, क्या हम फोर्थ लार्जेस्ट हैं? देखो लार्जेस्ट तो बकायदा भाई नहीं हो सकते अपने, क्योंकि यूएसए है, चाइना है, बहुत बड़े बड़े देश हैं, ठीक है, वो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उनका, तो लार्जेस्ट तो नहीं होंगे। ठीक है, अब दो सबसे बड़े देश यूएस और चाइना, ठीक है, दोनों में से ऊपर नीचे कोई ना कोई होगा, तो भाई इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कैसे होगा? नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे बच जाते थर्ड और फोर्थ। मेजोरिटी एस्पिरेंट्स किस पे जाएंगे? फोर्थ, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई भारत से तीसरे लेवल पे भी बहुत सारे यूरोपियन देश है ना, जो यहाँ पर क्या कर लेंगे, थर्ड लार्जेस्ट हो सकते हैं, तो भारत शायद फोर्थ लार्जेस्ट ही होगा, लेकिन नहीं, हम जो है थर्ड लार्जेस्ट है, चाइना के बाद हम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज का आपने ध्यान रखना है, भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा बन चुका है। और मेजोरिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेजोरिटी 50% ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स कहाँ से आते हैं? टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज से, मतलब जो छोटे छोटे सिटीज है ना वहां से ये आते हैं। अगला जो हो जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी रिसेंटली अपन ने जब राजस्थान किया था, ठीक है,
जब अपने ने राजस्थान किया था तो राजस्थान के अंदर अपन ने देखा था कि उनका जो बर्ड है, नेशनल बर्ड है, सॉरी उनका जो स्टेट बर्ड है उसको अपने क्या बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो सेमी एरिड एरियाज के अंदर रहना पसंद करता है। रिसेंटली एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN, IUCN क्या होता है, IUCN जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। ठीक है, ये एक ऐसा IUCN जो है एक ऐसा लिस्ट निकालता है जिसको अपने कहते हैं रेड लिस्ट। IUCN एक रेड लिस्ट निकालता है और इस रेड लिस्ट के अंदर वो सारे एनिमल्स का नाम लिखता है जो जिनका पॉपुलेशन के हिसाब से वो उसको कैटेगराइज करता है कि वो एनिमल जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड है या थ्रेटेंड है। ठीक है, उसके पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना, IUCN ने क्या बोला है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब उसकी आबादी बहुत कम है। ये याद रखना, IUCN निकालता है क्या, रेड लिस्ट। तो यही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। एंड राजस्थान का ये स्टेट बर्ड होता है, राजस्थान के सेमी एरिड एरियाज के अंदर वो रहता है। तो रिसेंटली जो भूपेंद्र यादव साहब है यूनियन मिनिस्टर, द कैप्टिव, इन्होंने कहा कि द कैप्टिव स्टॉक अंडर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज ग्रोन टू हाउ मेनी बर्ड्स। मतलब क्योंकि हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके तहत हम उनकी आबादी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके एक स्टॉक में कितने थे, 26 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थे, 68 थे, 94 थे या 120 थे, तो टोटल 94 थे। तो ये एक चीज आपने याद रखना है, जो भी मैंने आपको डिटेल दिया ना वो याद रखना है, परीक्षा में वही चीज आपको काम आएगी। ठीक है, तो जो अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया आप इसको पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यू कैन ऑल्सो रीड इट, यू कैन ऑल्सो रीड इट हियर। ठीक है, अगले पे आते हैं कि INS तरकश बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से ये डिफेंस का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। INS तरकश एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ मतलब क्या, स्टेल्थ मतलब जो छुप सकता है, जिसको दूसरे के रेडार उठा या वो दूसरों के रेडार पे नहीं आएगा, उसको अपने कहते हैं स्टेल्थ। ठीक है, फ्रिगेट मतलब वो जो छोटे छोटे आप नेवी के छोटे छोटे जहाज देखते हो ना जो एकदम फास्ट चलते हैं, छोटे छोटे मतलब बिल्कुल छोटे नहीं, उसके ऊपर गोला बारूद वगैरह सब रहता है, तो उसको फ्रिगेट कहते हैं। तो INS तरकश जो है वो एक स्टेल्थ फ्रिगेट है इंडियन नेवी का। इट अराइव्ड एट पोर्ट विक्टोरिया, याद रखना पोर्ट विक्टोरिया कहां पर है, कौन से कंट्री में, सिशेल्स में। while escorting which Seychelles Coast Guard ship after its refit at GRSE कोलकाता। ठीक है, ये तो खैर सवाल मैंने इसी कंटेक्स्ट में बनाया कि इसमें से बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, दैट इज INS तरकश जो है वो क्या है, स्टेल्थ फ्रिगेट है। ठीक है, पोर्ट विक्टोरिया कहां पर है, सिशेल्स में है। एंड इसने किसको अभी एस्कॉर्ट किया, तो PS कांस्टेंट को, PS टोपास को, PS एंड्रोमाके को या PS जोरास्टर को, तो उसने किसको ये किया था, मतलब एस्कॉर्ट किया था फ्रॉम कोलकाता टू सेशेल्स, तो इट वाज PS जोरास्टर। आप यहाँ पे इस चीज को पढ़ भी सकते हो। ठीक है, और यही चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती है एक्स्ट्रा लेवल पे, अलग अलग लेवल पे। ठीक है, तो ये एक आपने याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे आपका अगला सवाल क्या आ जाएगा, अगला सवाल आ जाएगा भाई INS शारदा। ठीक है, INS शारदा कंक्लूडेड अ सक्सेसफुल पोर्ट कॉल टू कोलंबो श्रीलंका। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। INS शारदा ने कोलंबो श्रीलंका की सफल यात्रा संपन्न की और किस भारत नेतृत्व वाली समुद्र पहल के दृष्टिकोण के अनुरूप समुद्री सहयोग की पुष्टि की, महासागर, सागर, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव या एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो भारत का एक्ट ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जो हमें संबंध बनाने उसके रिलेशन में। इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो है वो इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है, तो ये बात ही अलग हो जाती है, बहुत सारी नेवीज इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, फिर INS जो सागर है वो वंस अगेन इंडियन ओशन के संबंधित है, लेकिन महासागर के तहत यहाँ पर INS शारदा ने कोलंबो श्रीलंका में अपना जो ट्रिप है ना उसको संपन्न किया। ठीक है, उसको संपन्न किया और ये सक्सेसफुली यहाँ पे किया गया था, तो इसको आपने याद रख लेना है।
ठीक है, इसको अपने याद रख लेना है। अगला जो है इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आ जाएगा आपका कि इंडिया इज होस्टिंग द ग्लोबल विंड डे 2026 कॉन्फ्रेंस ऑन 15th जून इन गोवा अंडर विच थीम। ठीक है, अब ये याद रखना कि भाई ग्लोबल विंड डे जो है वो कौन से दिन पे आता है, वो आता है 15 जून को, और इस साल कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, गोवा के अंदर। और इसका थीम क्या होगा, पावरिंग द फ्यूचर विथ विंड, विंड एनर्जी 100 गीगावाट एंड बियॉन्ड एंड क्लीन विंड, क्लीन इंडिया। ठीक है, तो इसका थीम जो हो जाएगा इट इज गोइंग टू बी विंड एनर्जी। अब ये जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर है, और इन्हीं में से सवाल बनाएगा एग्जाम। ठीक है, इन्हीं में से एग्जामिनेशन जो है वो सवाल बनाएगा। इसको जो है एक्सप्लेनेशन को आप क्या कर सकते हो, पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को पॉज करके पढ़ सकते हो। अगला जो है, अब आते हैं अपने मीडियम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो मीडियम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं उस पे। अब मीडियम प्रोबेबिलिटी आप क्या देखोगे कि रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसने क्या किया था, उसने रिकॉन्स्टिट्यूट किया। मतलब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे जो है ना सवाल इन चीजों के ऊपर बनाए जा सकते हैं। अब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट्स एक्सपर्ट कमिटी ऑन एग्रो बायोडाइवर्सिटी अंडर सेक्शन 13(1) ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, अपॉइंटिंग विच पद्मश्री अवॉर्डी एज इट्स चेयर। ठीक है, तो क्या वो MS स्वामीनाथन साहब हैं, RS परोड़ा हैं, PL गौतम हैं, या त्रिलोचन महापात्रा है। तो ये चीज याद रखना, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी है ना ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया है किसके तहत, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत। ठीक है, और इन्हीं का एक चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है रिसेंटली, और वो चेयरपर्सन जो है ना वो पद्मश्री अवॉर्डी है। देखो MS स्वामीनाथन साहब भी जो है ना उनको भी पद्मश्री मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर उत्तर आपके हो जाएंगे क्या, PL गौतम। ठीक है, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है यहाँ पर, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो और एक्सपर्ट कमेटी कौन से सेक्शन के तहत बनाई जाती है, ये भी चीज याद रखना कि भाई अंडर सेक्शन 13(1) के तहत बनाया जाता है। तो ये जो चीज है ना यहाँ पर आप इस चीज को पढ़ सकते हो। ठीक है, यू कैन रीड दिस अप। और जो भी यहाँ पे अभी करवा रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको ये सब चीजें। अगला अनदर मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई मार्क 33.एरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया का सबसे पहला पब्लिक प्राइवेट एरोशिप इंक्यूबेशन सेंटर that has completed 5 years and incubated 34 startups was established by which institution? CSIR, ISRO, DRDO या HAL। ठीक है, अब मैक 33, ठीक है मैक 33, यहां से आप ये चीज समझ लो कि मार्च मतलब क्या, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड, जिस स्पीड पे रॉकेट या फ्लाइट्स चलते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज मार्च। सो यहाँ पर इसरो इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, स्पेस, तो ये नहीं होगा। DRDO इज एसोसिएटेड विथ डिफेंस, ठीक है, तो ये नहीं होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, तो ये जो है इट इज एसोसिएटेड विथ प्लेन। सो अंत में बच जाएगा आपका काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों में बच जाएगा, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये आपका आता है A। ठीक है, तो मार्क 33 जो है वो किसका है, वो CSIR का होता है। तो ये चीज याद रखना, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज का ये जो पूरा पॉइंट है ना ये यहाँ पे आपका रहेगा। ठीक है, तो यू कैन हैव अ रीड एट दिस, इसको आप एक बार पढ़ सकते हो, ध्यान में भी ले सकते हो। अगला जो आएगा दैट इज रिसेंटली अपन ने अभी जस्ट बात किया राइस कॉन्क्लेव के बारे में। ठीक है, तो राइस कॉन्क्लेव जो रहेगा वो कहाँ पर रिसेंटली, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पे बात करी थी, ठीक है, राइस कॉन्क्लेव की। तो कहाँ पर कंडक्ट किया गया था राइस कॉन्क्लेव, बेंगलुरु के अंदर कंडक्ट किया गया था। एंड इसका मेन थीम क्या है, आत्मनिर्भर भारत, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, क्या है आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर। ठीक है, स्टार्टअप फॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड साइंस फॉर सोसाइटी। सो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसका जो उत्तर रहेगा, इसका थीम जो रहेगा दैट इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन ग्रोथ। ठीक है, तो ये एक चीज आपने याद रखनी है। राइस कॉन्क्लेव के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो राइस कॉन्क्लेव है क्या,
ये जनरली इसके 4 पिलर्स है, एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। 4 पिलर्स मतलब कौन से? रिसर्च, इंडस्ट्री, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये इन सभी को साथ में लाके, इन सभी को साथ में लाके ये क्या करेगा, ये यहाँ पर इन सभी को साथ में लाके काम करेगा। ठीक है, जो इनोवेशंस वगैरह उन सब चीजों के ऊपर ये काम करेगा। ठीक है, अगला जब अपने बात करें, सो द नेक्स्ट वन, यहाँ पर अगर आप इस सवाल को, इस पर्टिकुलर सवाल को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि CSIR, ठीक है, यहाँ पर अपने क्या देख रहे हैं कि जो, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, तो CSIR NISCPR organized a 3-day skill training program on basics of Koha software, which is an open source platform used for what purpose। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावनाएं यहाँ पे होंगी। तो इसने रिसेंटली एक स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन मेन अपने लिए क्या है, कोहा सॉफ्टवेयर। तो कोहा सॉफ्टवेयर जो है वो किस चीजों के लिए काम आता है? क्या कोहा सॉफ्टवेयर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए काम आएगा, या वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए काम आएगा, या वो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए काम आएगा, या वो एग्रीकल्चरल एडवाइजरी सर्विसेज के लिए काम आएगा? तो वो कोहा सॉफ्टवेयर जो है वो लाइब्रेरी का एक पॉइंट है, तो वो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वो यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे एक बार पढ़ भी सकते हो। ठीक है, एक बार आप गो थ्रू करिए इसको। आई जस्ट ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो ये हुआ। अब अगले पे जाते हैं। तो अगला जो है यहाँ पर, अगला जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रक्षा खड़से concluded a 3-day visit to border villages of which union territory under the vibrant village program। रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसके लिए इसको लिया जा रहा है। ठीक है, कि कौन से ऐसे स्टेट के अंदर नॉर्दर्न कंट्री, जो नॉर्दर्न बॉर्डरिंग स्टेट्स है ऑफ चाइना एंड तिब्बत, नेपाल एंड भूटान, कि वहां पर एक पर्टिकुलर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत काम किया गया। अब देखो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मतलब बेसिकली विलेजेस को थोड़ा अर्बनाइज करने का प्रोग्राम है। मतलब वहां पे उनको वो सारे डेवलपमेंटल फीचर्स देने की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या वो जम्मू एंड कश्मीर है, क्या वो अरुणाचल है, क्या वो सिक्किम है, या क्या वो लद्दाख है? तो इसका उत्तर जो है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत रिसेंटली कहाँ पर जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स राक्षस खड से कंक्लूड किया गया, इट वॉज इन लद्दाख। ठीक है, जो राक्षस खड्स हैं उन्होंने इसको कंक्लूड किया वहां पे एक 3-डे विजिट को, जहां पे उन्होंने वो चीज, दैट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को उन्होंने शुरू किया था। ये अगला इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक स्कीम के तहत यहाँ पे बहुत ज्यादा यू नो नामचीन काम यहाँ पे किया गया है। ठीक है, एक वर्कशॉप, दिशा स्कीम के तहत एक वर्कशॉप कंडक्ट किया गया था। ठीक है, by the Department of Justice on 15th June 2026 at which location? क्या वो धर्मशाला है इन कंगरा हिमाचल प्रदेश, क्या वो शिमला है, क्या वो मनाली है, या क्या वो सोलान है? तो इसका जो उत्तर रहेगा कि दिशा स्कीम के तहत धर्मशाला, दैट इज कांगड़ा के अंदर इसको लाया गया। अब देखो, इट इज अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, तो जाहिर सी बात है जस्टिस के संबंधित में इसको वहां पे एजुकेशन लेवल पे लाया गया है। अब एग्जाम में आपसे पूछा गया जा सकता है दिशा का फुल फॉर्म। ठीक है, सो दिस कैन बी आस्क्ड यू। तो दिशा का एक बार फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिए। ठीक है, एंड उसको याद रखना है आपको। दिशा के फुल फॉर्म को क्या करना है, आपको याद रखना है। अगला जो रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी यहाँ पर कि ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस, a year-long legal awareness campaign launched under the Disha scheme includes which of the following initiatives? Gram Nyayalay Setu, Nyay Quiz,
अदालत चलो अभियान या न्याय सहायक ऐप। तो न्याय प्रबोध ये कौन से इसके अंदर क्या चीज रहेगा इन चार ऑप्शंस में से? सो इन चार ऑप्शंस में से इसके अंदर रहने वाला है क्या? न्याय क्विज। ठीक है, ये रहने वाला है इसके अंदर। तो आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, यू कैन रीड इट अप एंड देन फिर अपने क्या करेंगे, वी शैल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, देन अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं, ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कुछ सवाल जो है इसके अंदर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला जो यहाँ पर अब अपने जो अपने हमेशा करते हैं, दैट इज हमेशा आफ्टर द हाई प्रोबेबिलिटी एंड मीडियम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट लेते हैं विच इज नोन एज स्टेट स्पेसिफिक जीके, क्योंकि कभी कभार कुछ बेसिक सवाल उस स्टेट से संबंधित एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं एंड उसी वजह से हमने ये चीज रखा है कि हमेशा, ठीक है, इन एवरी सेशन हम एक ना एक ऐसा स्टेट कवर करेंगे। तो आज जो है हम एक यूनियन टेरिटरी दैट इज लद्दाख को कवर करने वाले हैं कि भाई लद्दाख जो है वो एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गया इंडिया का कौन से दिन पे? 5 अगस्त, 31 अक्टूबर 2019, 26 जनवरी 2020 या 15 अगस्त 2020। अगर आपको याद रहेगा तो आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को अलग कर दिया गया था और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को एक दूसरा एंटिटी एज अ डिफरेंट यूनियन टेरिटरी के तहत घोषित कर दिया गया था। 13 जो 31 अक्टूबर है, इट इज ऑल्सो द एनिवर्सरी ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया दैट इज श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये याद रखना, लद्दाख जो है इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर बहुत कम डेंसिटी है। ठीक है, अब अगला जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि, ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लद्दाख, मतलब उसका हेडक्वार्टर क्या होगा? क्या वो कारगिल है, क्या वो लेह है, क्या वो लेह एंड कारगिल है, या क्या वो द्रास एंड लेह है? जब भी ओनली वाला सेगमेंट आता है थोड़ा बहुत एक्सट्रीम होता है। देखो लद्दाख एक ऐसा जगह है जहां पर कुछ समय जो है बर्फ के अंदर रहेगा, कुछ समय बर्फ नहीं रहेगा। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ में वैसा। तो उसी हिसाब से दो इसके हेडक्वार्टर्स जनरली होते हैं, तो वो है ले एंड कारगिल। इसका हेडक्वार्टर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ले एंड कारगिल। ठीक है, ले जो है लद्दाख का सबसे लार्जेस्ट टाउन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना, दो हेडक्वार्टर है इसके, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर में एक रहेगा, दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर में दूसरा रहेगा, क्योंकि बर्फ एंड नॉन बर्फ वो वाला एंगल यहाँ पे आपका पाया जाता है। ठीक है, अब इसका जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा होता है ऑफ द लद्दाख एरिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पीक है। ठीक है, जिसको आपको यहाँ पे देखना है कि भाई लद्दाख का, जैसे इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक, जब अपने विश्व के हाईएस्ट पीक्स की बात करते हैं, एक होता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, भारत में नहीं है, नेपाल में, दैट इज गोइंग टू बी देयर। दूसरा है K2, ठीक है, जो कि आपका आ जाता है इन दी काराकोरम रेंजेस, ट्रांस हिमालयास के अंदर। देन आता है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा इसको करंटली इंडिया का हाईएस्ट कहा जाता है, बट अगर अपने पीओके को भी कंसिडर करें तो इट इज गोइंग टू बी K2 इज दी हाईएस्ट। तो उसी कंटेक्स्ट में लद्दाख का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? क्या वो नून है, सोल्टारो कंगरी है, सासेर कंगरी है, या सोक कंगरी है? तो इसका उत्तर जो रहेगा आपका रहने वाला है क्या? सोल्तारो। ठीक है, इसका उत्तर जो रहने वाला है इट इज सोल्तारो कंगरी। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखना है। अब सोल्तारो कंगरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं उसको। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे सवाल बना सकते हैं ये लोग। अब अगला जो रहेगा कि लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? खारडुंगला, चांगला, जोजिला या फोटूला? ये ला मतलब क्या होता है? ला मतलब पास। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं तो ला मतलब क्या? पास। मतलब दो पहाड़ों के बीच में एक जो एरिया यहाँ से A से B से जाने वाला ये जो हिस्सा रहता है ना, इसको अपने कहते हैं पास।
ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ला मतलब पास। तो ये ले को श्रीनगर से कौन सा पास जोड़ता है? तो इट इज व्हाट? जोजिला। ठीक है, जोजिला जोड़ता है, ये याद रखना। ज्योग्राफी का ये आपका एक फीचर है। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ, जोजिला टनल भी बनाया गया है, जो कि ऑल वेदर टनल कहा जाता है कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने के लिए। अगला, यहाँ पे अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला आपका एक सवाल बनेगा, ठीक है, जिसको लद्दाख की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम, चेनाब, सिंधु या रावी? कौन सी ऐसी नदी है? देखो, अब अगर अपने लद्दाख की बात करें तो भारत अगर ऐसा है तो लद्दाख जो है ना, लद्दाख ये वाला सेगमेंट है। ठीक है, अब दो ही नदी सिर्फ लद्दाख, अब इंडस और उसके 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। 5 ट्रिब्यूटरीज कौन से? रावी, बियास, सतलज, इंडस, झेलम, चेनाब। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि सिर्फ दो नदी, दैट इज इंडस एंड सतलज, सिर्फ इंडस एंड सतलज यहां से निकल के वो लद्दाख से गो थ्रू करती है। बाकी की नदियां लद्दाख से गो थ्रू नहीं करती, वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इधर से ही जाती है। तो यहाँ पे रावी लद्दाख में रहती ही नहीं है। ठीक है, चेनाब रहती ही नहीं है, झेलम रहती ही नहीं है, यहाँ पर बच कौन सा जाता है? सिंधु। तो यहाँ पे जो उत्तर रहेगा, जो लद्दाख की सबसे बड़ी नदी है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर रिवर, दैट इज इंडस। अगला अगला महत्वपूर्ण सवाल जो रहेगा, दैट इज भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्या वो जम्मू कश्मीर है? क्या वो हिमाचल प्रदेश है? क्या वो लद्दाख है? क्या वो उत्तराखंड है? अभी लद्दाख की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर क्या रहेगा? लद्दाख रहेगा। लेकिन एक शब्द याद रखना है, हेमिस। हेमिस जो है वो कौन से केंद्र शासित जगह से संबंधित रखता है? दैट इज लद्दाख। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। हेमिस जो है ये एक नेशनल पार्क है जो लद्दाख के अंदर है, जिसको स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये जो एरिया है ना, ये स्नो लेपर्ड के लिए बहुत ज्यादा लेवल पे जाना जाता है। अगला, कौन सा फेमस मॉनेस्ट्री है लद्दाख का जो हर साल हेमिस फेस्टिवल को करता है? अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, मैंने हमेशा आपको बोला है कि कभी कभार जो है उत्तरों के सूची में से सिमिलर नेम वाले सूची हो जाते हैं। तो हेमिस फेस्टिवल जो है उसको कंडक्ट कौन करता है? हेमिस मॉनेस्ट्री। हेमिस फेस्टिवल को कंडक्ट, और मैंने वही अभी जस्ट बोला ना, हेमिस नाम आप किससे जोड़ना? हमेशा लद्दाख से, क्योंकि लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक बारी आप बस इसको पढ़ लीजिए, हेमिस वाले एंगल को, हेमिस वाले एंगल को पढ़ लीजिए। ठीक है, अगला जो है यहां पर लद्दाख का राज्य पशु कौन सा है? क्या वो याक है? क्या वो हिम तेंदुआ है? क्या वो तिब्बती मृग है? या क्या वो बरल है? इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। याक, स्नो लेपर्ड, तिब्बतियन एंटेलोप या ब्लू शीप। तो अभी अपन ने बात किया, ऊपर देखा भी अपन ने कि हेमिस नेशनल पार्क को क्या बोला जाता है? द स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना? तो जाहिर सी बात है लद्दाख में एक जानवर, एक पशु बहुत ज्यादा नामचीन रहेगा, दैट इज स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो उत्तर क्या रहेगा? स्नो लेपर्ड। ठीक है, इज द स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख। और मैंने IUCN रेड लिस्ट के बारे में भी आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, अगला, ये पांगोंगसो नाम बहुत सुना रहेगा आपने लद्दाख के अंदर, हमेशा चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। ये प्राइमरीली कौन से चीज के लिए जाना जाता है? क्या पांगोंगसो एक ग्लेशियर है? क्या वो हॉट स्प्रिंग है? क्या वो लेक है? क्या वो रिवर वैली है? तो पांगोंगसो और एक और नाम है आप जो देखोगे जिसको अपने कहते हैं सोमोरिरी। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? पांगोंगसो एंड सोमोरिरी ये क्या होंगे? लेक कहलाएंगे, दैट इज हाई अल्टीट्यूड लेक्स। तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, पांगोंगसो एंड ये जो है इनको हाई अल्टीट्यूड लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो साथियों ये है आज के
हमने लगभग 40 से 45 सवाल आज हमने करे, ठीक है। तो ये चीज जो भी हम कर रहे हैं आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करें, आपके जितने भी दोस्त हैं आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके भी जो करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व होते रहें, उनके भी प्रैक्टिस होते रहे और वो भी परीक्षाओं के अंदर एकदम सज्ज बन के जाएं और परीक्षाएं क्लियर करें। तो इसी के साथ साथियों आप सभी से विदा लूंगा, अगले सेशन में आपसे मिलूंगा। एंड थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।